हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण। डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण, यानी कि अपन इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करें डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में। और पिछले वाले वीडियो में अपने बात की थी कम्यूटेटर की कार्यप्रणाली और इसी के साथ अपने स्लिप रिंग की कार्यप्रणाली के बारे में भी बातें की थी। तो इस वीडियो में जो बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि अपना जो जनरेटर जो होता है वो कितना ईएमएफ पैदा करेगा, यानी कैसे जो उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है वो कितना पैदा करेगा और क्यों पैदा करेगा उसके बारे में। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि अपने पास ई क्या होता है, ईएमएफ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो आप पूरा देखना ताकि आप डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में पूरा जान सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखते हैं अपन डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण। देखिए, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने जो बोला था कि अपना जो ईएमएफ जो पैदा होगा वो क्या होगा, d∅/dt, d∅/dt, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी कि अपना जो फ्लक्स जो कट रहा है वो कितना कट रहा है समय के अनुसार। अगर ज़्यादा कटेगा तो ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा, अगर कम कटेगा तो कम पैदा होगा। ये बात किसने बोली थी, फैराडे ने। तो फैराडे के नियम से क्या आता है, E बराबर d∅/dt। अब देखिए d∅ यहाँ पे क्या है, अब पता होना चाहिए कि d∅ अपन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि d∅ कैसे निकालें अपन। d∅ का मतलब होता है फ्लक्स में परिवर्तन, dt मतलब समय में परिवर्तन, भाई कितने समय में कितना फ्लक्स यहाँ पे कटेगा। तो d∅ निकालने के लिए अपने क्या चाहिए, मान लीजिए अगर मेरे पास पोल होते, एक पोल होता, कितना पोल, एक पोल। ये मान लीजिए मेरे पास कोई डीसी जनरेटर था, यहाँ पे n पोल था, यहाँ पे s पोल था। तो दो पोल तो मिनिमम होते ही होते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो ही पोल हैं, तो इन दो पोलों की बल रेखाएं कितनी थी, दो थी, ठीक है। अरे पोल मेरे पास अगर चार होते, यानी कि चार पोल होते, तो मेरे पास फ्लक्स कितना होता, फ्लक्स बढ़ जाता, सीधी सी बात, चार हो जाता। अब चार क्यों हुआ, क्योंकि दो पोलों कितनी थी, दो थी, और पोल मेरे पास चार होते तो कितनी हो जाती, चार। यानी सीधा सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि d∅ क्या होता है, p∅ के बराबर, यानी कि एक पोल का फ्लक्स इंटू पोलों की संख्या, एक पोल का फ्लक्स इंटू पोलों की संख्या। तो टोटल आपका जो d∅ आ जाएगा वो क्या चाहिए, p इंटू फाई, ठीक है। तो ये था अपने पास फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। और यहाँ पे P क्या है, नंबर्स ऑफ पोल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P बराबर नंबर्स ऑफ पोल, यानी पोलों की संख्या। और फ्लक्स क्या है, फ्लक्स ऑफ ईच पोल, यानी एक पोल का फ्लक्स, पर पोल का फ्लक्स। और P यहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ पोल, ठीक है। अब बात करते हैं dt के बारे में। dt बराबर सीधा सा बहुत ही आसान है, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। dt का बहुत ही आसान है, जैसे 60/n ये होता है इसका फिक्स। अब अपन 60/n क्यों किया, n की अगर मैं सबसे पहले बात करूं n की, n क्या होता है, n होता है rpm, रिवोल्यूशन पर मिनट। n क्या होता है यहाँ पे rpm, और 60 क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि 60/n क्यों किया अपन ने। मान लीजिए मेरे पास है कोई जनरेटर, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक जनरेटर, वो काट रहा है एक मिनट में 1000 चक्कर काट रहा है। कितने काट रहा है, एक मिनट में 1000 चक्कर, ठीक है। कितने काट रहा है, कोई मेरे पास जनरेटर है वो एक मिनट में 1000 चक्कर काट रहा है यहाँ पर। और मैं उसकी बात करूँ कि 1000 चक्कर एक मिनट में काट रहा है वो, एक मिनट में, यानी कि 1000 चक्कर कितने सेकंड में काटे होंगे उसने, 60 सेकंड में, ठीक है। यानी कि 1000 चक्कर कितने सेकंड में काटे, 60 सेकंड में। अगर बात करूं कि एक चक्कर उसने कितने सेकंड में काटा, तो कितनी मिनट में काटा, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, एक चक्कर काटा है कितना, 60/1000 में, ठीक है, 60/1000 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बराबर 60/1000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60/1000। अब देखिए 60 यहाँ पे क्या था, ये था, और 1000 यहाँ पे क्या, इसका आरपीएम, इसकी क्या आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, इसके आरपीएम मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। इस प्रकार अपना 60/n लिख सकते हैं। तो dt बराबर क्या हो गया, 60/n। अब देखिए कि अपने पास एक चालक होता, भाई चालक एक तो होता नहीं है, जनरेटर के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक ही चालक बार बार रोटेट करेगा आर्मेचर की जगह,
एक चालक नहीं होता, बहुत सारे चालक, बहुत सारे चालकों को अगर मैं लिखूं तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ। जैसे चालकों को दिखाने के लिए मेरे पास सिंबल क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, चालकों की संख्या, नंबर्स ऑफ कंडक्टर, यानी चालकों की संख्या। मान लीजिए मेरे पास अगर कोई जनित्र है तो उसके बीच में कुछ एक चालक रोटेट नहीं करता, बहुत सारे क्या होते हैं चालक, कितने भी हो सकते हैं, 2 होंगे तो 2 रख लेंगे जेड की जगह, अगर 4 होंगे तो 4 रख लेंगे, 1 होगा तो 1 रख लेंगे, यानी कि एक चालक मान लीजिए अगर इस एग्जाम्पल के रूप में मैं काम करूं तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक चालक है वो रोटेट कर रहा है इस प्रकार, तो ये एक चालक काटेगा। और यहाँ पे 2 होते तो 2 काटते, 3 होते तो 3 काटते, यानी चालकों के भी क्या होता है, जो ई में पैदा होगा वो क्या होगा, समानुपाती। तो यहाँ पे ई बराबर क्या होता है मेरे पास, d∅/dt, d∅ बराबर क्या आ गया मेरे पास, p/φ, dt बराबर क्या आ गया, 60/n, 60/n, n कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, n कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, यहाँ से चला गया। और अब ऐसा तो होता है नहीं कि एक चालक होता है, चालक बहुत सारे होते हैं, उन चालकों को दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, जेड से गुणा, तो p/φ/n/z/60। अब बात आती है किसकी, समानांतर पथों की संख्या। भाई सारे चालक मेरे कौन से क्रम में होते हैं, सीरीज में, और तो ये सारे चालक किस में थे, सीरीज के अंदर। कुछ चालक ऐसे भी होते हैं जो समानांतर में जोड़े जाते हैं, समानांतर पथ, उनकी अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार कर सकते हैं अपन। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कोई एक चालक है, इसका जो ई एम था वो था ई, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, ई मिला, क्या मिला, ई। और यहाँ पे एक चालक और होता मेरे पास समानांतर में, तो इसका भी क्या होता, ई, तो यहाँ पर ई मिलता मुझे, यानी बराबर मिलता, कोई चेंजेस नहीं होता। और मेरे पास और होते चालक इस प्रकार, बहुत सारे चालक, तो भी मुझे क्या मिलता, ई, यानी कि ये होते हैं समानांतर पथ। कितने समानांतर पथ हैं, ठीक है, तो मान लीजिए चालक कितने हो गए, 3, समानांतर पथ कितने, 3, तो ई में मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी इसका अगर 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो मिलेगा कितना मुझे, 1 ही मिलेगा। यानी कि अगर बात करूँ मैं एक चालक का ई एम कितना है मेरे पास, ई, ठीक है। और चालक यहाँ पे टोटल कितने हैं, जेड, यानी 3 चालक है मेरे पास, कितने चालक है, 3। और एक चालक का ई एम ई है, जो जेड चालकों की संख्या कितने, 3, और समानांतर पथ कितने यहाँ पे, 1 2 3, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 3, तो मुझे जो ई एम मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, समानांतर पथ ए से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। अब मैं ए से गुणा नहीं करूँगा तो मेरा वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, गलत होगा। यानी कि समीकरण के अंदर वोल्टेज का मान आपका बढ़ जाएगा, वो अपने बढ़ाना नहीं, बराबर रखना है, ताकि आपको जो एक्यूरेट जो उत्तर है वो क्या हो जाए, आ जाए। और मैं यहाँ पे मान लीजिए ये 3 नहीं रखता, ये 3 नहीं रखता यहाँ पे, तो मेरा क्या होता, 3 ई, परंतु मुझे 3 ई नहीं मिलता यहाँ पे मिलता कितना, मुझे ई ही मिलता, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज क्या रहती है, बराबर। तो समानांतर में वोल्टेज को बराबर रखने के लिए मैं यहाँ पे किससे गुणा भाग दे दिया, 3 से 3 क्या होगा, कट, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, ई एम मिल गया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे किससे गुणा कर दिया, ए से। ए यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ, समानांतर पथों की संख्या। ए होता है समानांतर पथों की संख्या, जेड यहाँ पे होता है नंबर्स ऑफ कंडक्टर, एन होता है आरपीएम, और जो फाई जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स ऑफ ईच पोल, यानी पर पोल का फ्लक्स। पी यहाँ पे क्या, तो नंबर्स ऑफ पोल। तो इस प्रकार आपकी समीकरण क्या होगी, p∅n/z/60A। ये क्या होता है, एक जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण होती है, ठीक है। और इसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, वोल्टेज में, किस में आएगा, वोल्टेज में। अब वोल्ट में क्यों आता है, क्योंकि EMF यानी विद्युत वाहक बल हमेशा वोल्ट में दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मात्र क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज, ठीक है। ये थी अपनी डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल समीकरण। अब आपको मैं बताता हूँ दूसरे तरीके से, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो देखिए दूसरा तरीका भी देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा तरीका है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, पोल, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, यहाँ पे एन पोल है मेरे पास, यहाँ पे कौन सा पोल है, एस पोल। एन पोल से बल रेखा कितनी निकली, एक बल रेखा निकली। मान लीजिए कितनी बल रेखा निकली, एक। तो यहाँ पे मेरे पास चालक कितना है, एक। अभी चालक कितना है, एक। जब ये चालक रोटेट करेगा इन पोलों के मध्य, तो कितनी बल रेखा को काटेगा, एक बल रेखा को। कितनी बल रेखा को, एक बल रेखा को। एक की बात कर रहा हूँ मैं, एक बल रेखा को काटेगा, तो एक वोल्टेज पैदा हुआ। मान के चलिए कितनी वोल्टेज पैदा हुई, एक वोल्टेज। और मान लीजिए किसी कारणवश
मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 2 बल्लियाँ निकाल दूँ यहाँ से। कितनी बल्लियाँ निकलती, 2। बाई चांस ऐसा होता कि यहाँ से 1 बल्लियाँ नया निकल के 2 निकलती, तो ये जो बीच में जो चालक रोटेट कर रहा है वो कितनी बल्लियों को काटेगा, 2 बल्लियों को। तो पहले 1 बल्लियों को काट रहा था, 1 वोल्टेज पैदा हो रही थी, अब 2 को काटेगा कितनी पैदा हो जाएगी, 2 वोल्टेज। यानी कि आपने यहाँ से क्या समझा, जब बल्लियों की संख्या बढ़ती है तो आपका जो ईएमएफ है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, ईएमएफ बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ईएमएफ मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात, ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई, यानी फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब बात किसकी करता हूँ मैं कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास पोल कितने हैं, पुराने वाली पोल मान लेता हूँ मैं, ये पुरानी बल लिखी थी 1। अब पोल यहाँ पर मेरे पास 2 ही थे, अरे पोल यहाँ पे कितने होते, 4। एक पोल यहाँ पे बना देता हूँ मैं, एक बल लिखा इस पोल से निकल रही है तो एक बल लिखा इस पोल से निकलेगी, तो यहाँ पे एन पोल, यहाँ पे एस पोल है। एक बल लिखा इस पोल से निकली, एक बल लिखा इस पोल से निकली, तो पहले एक पोल, इन 2 पोलों के बीच में कौन घूम रहा था, अपना चालक। तो एक बल लिखा को काट रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने पोलों की संख्या बढ़ाई तो एक बल लिखा इससे निकली, एक बल लिखा इससे, तो अपना जब चालक ने रोटेट किया दोनों चारों पोलों के मध्य, तो यहाँ पे कितनी बल्लियाँ इकट्ठी, एक इसकी इकट्ठी, एक इसकी। यानी कि सीधी सी बात है कि अपने पास जब पोल बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है, पोल बढ़ाते हैं क्या बढ़ता है, फ्लक्स। तो यहाँ पे अपना चालक में जो ईएमएफ पैदा होगा वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे ई बराबर क्या होगा मेरे पास, पी, यानी पोल बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ता है क्या बढ़ता है मेरे पास, विद्युत वाहक बल। तो ई बराबर क्या होगा, पी, और पी मैंने बताई थी नंबर्स ऑफ पोल, और फाई क्या होता है, फ्लक्स ऑफ ईच पोल, यानी एक पोल का फ्लक्स। अब बात किसी करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास इन पोलों के मध्य एक ही चालक रोटेट कर रहा था, तो एक बल्ली को काट रहा था। और मान लीजिए इन पोलों के बीच में 2 चालक रोटेट करते साथ में, तो कितनी बल्ली करती, एक चालक उसको काटता। भाई मान लीजिए ये मेरे पास पोल थे यहाँ पर, इनके बीच में कितनी बल्ली निकल रही थी, 1, तो इसके बीच में एक चालक इस प्रकार रोटेट कर रहा था आपका, ठीक है। तो मान लीजिए किसी कारण इस चालक को मैं क्या कर दूँ, एक और लगा दूँ इसके साथ ही चालक, एक चालक और लगा दूँ इसके साथ ही, ठीक है। जब ये चालक इसको काटेगा तो ये भी तो चालक इसी को काटेगा, तो इसके अंदर 1 वोल्टेज पैदा हुई, तो इस चालक के अंदर भी कितनी वोल्टेज पैदा हुई, अंदर वाले में 1 वोल्टेज, यानी दोनों को मिला के कितनी वोल्टेज पैदा होगी, 2। यानी कि सीधी सी बात अपने पास यहाँ पे ये हो गई, ई बराबर क्या हो गया, चालकों की संख्या। चालकों की संख्या किससे दिखाते हैं, जेड से। जब अपने पास चालक बढ़ेंगे तो ईएमएफ मान भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब किसी बात करते हैं गति की। अब बात किसी करते हैं गति की। मान लीजिए चालक मेरे पास यहाँ पर एक चालक था, वो 1 मिनट में 1 चक्कर काट रहा था, 1 मिनट में 1 चक्कर, सॉरी 1 सेकंड में 1 चक्कर काट रहा था। अब वो 1 सेकंड में 2 चक्कर काटेगा, यानी कि ये चालक 1 मिनट में 1 चक्कर काट रहा था, तो 1 बल्लियाँ कट रही थी 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी बल्लियाँ कटी, 1 बल्लियाँ। तो वोल्टेज भी कितनी पैदा हुई, 1 वोल्टेज, ठीक है। अब मैंने चालक की गति क्या कर दी, बढ़ा दी, यानी 1 सेकंड में अब 2 चक्कर काटेगा ये, 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, 2। तो पैदा वोल्टेज भी कितनी पैदा होगी, 2, क्योंकि 1 सेकंड में, अब 1 सेकंड में मान लीजिए मेरे पास चालक था, इस प्रकार घूम रहा था, 1 सेकंड में 1 चक्कर काट रहा था। अब 2 चक्कर काटेगा तो 2 बार कटेगी बल्ले कहीं कितनी बार कटेगी, 2 बार। जब बल्ले कहीं 2 बार कटेगी 2 वोल्टेज पैदा होगी ही नहीं होगी, तो होगी तो आपकी 2 वोल्टेज पैदा। तो यानी कि ई बराबर क्या हो गया आपका, एन। अब एन की बात करूँ, एन यहाँ पे अभी मैंने बात किस में की है, सेकंड में, यानी 1 सेकंड में काट रहा था, क्यों गति हमेशा सेकंड में ली जाती है एमकेएस पर। चाहे आपके पास एमकेएस प्रणाली हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे आपके पास एफपीएस हो, सभी के अंदर जो समय लिया जाता है वो किस में लेते हैं, सेकंड में। तो ये अपने पास सेकंड में उतरा है। इसको अगर मिनट में चेंज करूँ, मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई चीज़ 1000 ग्राम है और मुझे किलो में चेंज करना है, इसमें 1000 क्या करना पड़ता है, डिवाइड। और मान लीजिए मेरे पास 1 किलो है, उसको ग्राम में चेंज करूँ तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मुझे गुणा। यानी कि छोटी संख्या से बड़ी में जाता हूँ तो मुझे भाग देना पड़ता है, उस बड़ी में से छोटी में आता हूँ तो क्या करना पड़ता है, गुणा। तो यहाँ पे एन क्या है, सेकंड में, छोटी संख्या बड़ी में जाऊँगा मिनट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग। तो 60 मैंने भाग कर दिया यहाँ पर, एन बटे 60। तो ये किस में आ गया, आरपीएम में, यानी मिनट में आ गया, आरपीएम में, ठीक है। ये बात थी एन की। अब तीनों क्या बराबर, ई के बराबर है, तो मैं ई के बराबर यहाँ पे रख देता हूँ, फाई पी जेड एन बटे 60। अब बात किसकी आती है, समानांतर पथों की संख्या। मान लीजिए मेरे पास चालक होते हैं, उनके अंदर समानांतर पथ भी होते हैं, क्यों भाई एक चालक में श्रेणी में, चालक हमेशा श्रेणी में लगाए जाते हैं, चालक हमेशा किस में लगाए जाते हैं, श्रेणी में, परंतु वहाँ पे समानांतर पथ भी बनाए जाते हैं। समानांतर पथ मतलब चालक समानांतर में भी जोड़ा जाता है, इस प्रकार।
अभी इसके बारे में मैंने बात भी की थी कि एक समानांतर पथ 2 3, टोटल यहाँ पे समानांतर पथ कितने हो गए 3। तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज क्या मिलेगा, स्थिर मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे श्रेणी में भी चालक कुछ जोड़े जाते हैं, पूरा चालक किस में, श्रेणी में पूरा ये खुद। मान लीजिए इस प्रकार कुंडली थी मेरे पास एक, इसके मैंने इस प्रकार जोड़ दी दूसरी कुंडली, दोनों किसी कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी में। और समानांतर पथ भी इस प्रकार बनाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, एक है ए क्या होता है, समानांतर पथों की संख्या। तो ये आपको उत्तर किस में आएगा, वोल्ट में। ठीक, ये था दूसरा तरीका। अब बात करते हैं ए क्या होता है, ए होता है समानांतर पथों की संख्या। अब ये कैसे निकालते हैं, यानी कि ये किस प्रकार अपन ए की जगह मान क्या रखना है आपको, इसके बारे में अगर बात करें अपन, तो ए की जगह जो मान रखना है वो रखना है आपको ए बराबर, अगर आपकी वाइंडिंग होती है डीसी के अंदर क्या होता है वाइंडिंग, और डीसी के अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। जो पहली वाली वाइंडिंग का नाम है लेप और दूसरी वाली वाइंडिंग का नाम है वेव। ठीक है, लेप और वेव। डीसी के अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक का नाम है लेप और दूसरे का नाम क्या है मेरे पास, वेव। लेप की बात करें, लेप को इंग्लिश में इस प्रकार लिखा जाता है, वेव को इस प्रकार। ठीक है, तो लेप अगर आ जाए आपके पास, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा कि कौन सी वाइंडिंग आप कर रहे हो, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ मिलेगा कौन सी वाइंडिंग आप कर रहे हो, लेप कर रहे हो या वेव कर रहे हो, ये दोनों आपको लिखे हुए मिलेंगे। अगर आपको लेप वाइंडिंग आती है, कौन सी वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, तो आपको ए की जगह मान रखना है ए बराबर पी, यानी जितने पोलों की संख्या वो क्या हो जाएगी आपकी ए की संख्या। तो यहाँ पे मान लीजिए पोलों की संख्या 2 थी, तो ए की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2। अगर पोलों की संख्या 4 होती है तो मुझे ए की जगह क्या रखना पड़ता, 4। ठीक है, और मान लीजिए बाई चांस ऐसा आ गया वेव वाइंडिंग है मेरे पास किसी डीसी जनरेटर में, तो वहाँ पे वेव वाइंडिंग आ गई, तो ए की जगह क्या रखना पड़ेगा, मुझे फिक्स मान है इसका 2। कितना रखना पड़ेगा, 2। ठीक है, और अगर इसके अंदर अपने पास कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि लेप हमेशा अपन ए बराबर पी रखते हैं, कई बार बाई चांस ऐसा कन्फ्यूजन हो जाए, वेव के अंदर ऐसा मान लें, उल्टा पुल्टा हो भी सकता है। तो मैं आपको याद करवा देता हूँ, ये मात्र एक ट्रिक के तौर पर है। यहाँ पे क्या ए पी यानी ए और पी का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ से आप ये याद हो गया, तो बचा हुआ ये यहाँ पे क्या हो गया, 2। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। जो इसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन हैं, यानी कि एक डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण के जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो अपन अगले वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में अपनी यहीं तक बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।